10 सालों से भी अधिक का समय बीत गया है और हसदेव में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, वहाँ से जो कोयला निकाला जा रहा है उसका लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन 10 सालों के बाद भी आज तक कोई तार्किक असर या कोई तार्किक नतीजा नहीं निकला है। दरअसल जब कॉरपोरेट और सरकारी गठजोड़ बहुत मजबूत हो जाता है तो इस तरह के हालात बनते हैं। जल जमीन जंगल को बचाने की प्रयास करें। हम इसको पर नहीं रोके तो एक बड़ी मानव सभ्यता का विनाश होने जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ हसदेव के आदिवासियों की नहीं है, ये तमाम सरगुजा संभाग वासियों की है। जिनको हमने शुरू में सांसद बनाया वो पंगु हो गए। यहाँ तो किसान को लूटने के लिए पूरा सरकार लगी हुई है। ये आगाज है, मैं कहूँगी हसदेव बचाने की। मैन पार्ट के लोगों को बागशाह के नाम पे क्या मिला? केवल गड्ढे मिले। ये लड़ाई संपूर्ण हसदेव और पूरे छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। हम लड़ेंगे और इस हसदेव के जंगल को बचा के रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में मौजूद हैं। एक बार फिर से हसदेव की जो परियोजना है उससे प्रभावित जो ग्रामीण हैं और इसके अलावा क्योंकि हसदेव के जंगलों का कटने का असर जो है वो बहुत व्यापक होगा, उसका असर जो आसपास के शहर हैं, ये जो पूरा सरगुजा का इलाका है और उससे भी अधिक व्यापक उसका असर होगा, क्योंकि हसदेव के जंगलों को सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता था। मेरे साथ आज जो अंबिकापुर में आंदोलन हो रहा है उसमें जो प्रतिभागी हैं उसमें से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनसे जो सीधे तौर पर हसदेव में जो खनन हुआ है उससे प्रभावित हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त रामलाल जी हैं। रामलाल जी साल्ही गांव के हैं, जहां परसा ईस्ट केते बासन में की खदान जो है वो चालू हो गई है। कोयला निकालने का काम लगभग पूरा हो गया है। तो रामलाल जी, मुझे ये बताइए कि ठीक है, पर्यावरण का असर, पर्यावरण पर बहुत असर होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, व्यक्तिगत स्तर पर जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी जिंदगियों पे क्या असर हुआ है? देखिए, जहाँ परसा ईस्ट केते बासन माइंस हुआ है वहाँ पे लोगों को बहुत ही प्रभाव पड़ा है। देखिए, उनका जो संस्कृति, जो कल्चर, जो बूढ़ा देव को मानते हैं हम सब एक सरई पेड़ के नीचे, वो पूरा जंगल कट गई। दूसरी चीज़, जो नदी वहाँ पे 12 माह बहती थी वो नदी सूख गई और उसी नदी में खदान की जो कोयला गंदा पानी को बहाया जा रहा है, जिसमें लोगों की जो जीविका जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और एक चीज़ मेन है, जो वहाँ पे जो जानवर रहते थे, हाथियों का जो रहवास क्षेत्र है वो हमेशा ख़त्म हो गई। हसदेव को लेकर के बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। आरोप ये लगते रहे हैं कि ग्राम सभाओं की जो अनुमति ली गई वो अनुमतियां फर्जी हैं। तो इस तरह की तकनीकी उसका जो तकनीकी पक्ष है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हसदेव बचाओ आंदोलन के जो संयोजक है आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी, ये जो परियोजना चल रही है 2013 से, जिसकी शुरुआत हुई, कई सरकारें आई गई, प्रदेश में भी बदली, केंद्र में सरकार बदली, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो टेक्निकली आप लोग जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनमें लगता है कि पूरा कानून और संविधान को सिरे से नकार दिया गया? देखिए, जो लड़ाई का आधार है वो इस देश के कानून, संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से है। जो इलाका है वो संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है। पैसा और वनाधिकार कानून ये कहते हैं कि बिना ग्राम सभा की इजाजत के ना भूमि अधिग्रहण हो सकता है, ना वन स्वीकृति की प्रक्रिया हो सकती है। हसदेव के अंदर जो तीनों खदान हैं, चाहे वो परसा ईस्ट केते बासन हो, परसा या नया केते एक्सटेंशन, ये परियोजनाओं की जो स्वीकृति दी गई है वो बिना ग्राम सभा सहमति के हुई है। ग्राम सभाओं की कोई विधिवत सहमति नहीं हुई है। परसा कोल ब्लॉक में ग्राम सभाओं के जो फर्जी प्रस्ताव बनाए गए थे, जिसकी जांच खुद अनुसूचित जनजाति आयोग ने की और उसने पाया कि ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और उसकी वन स्वीकृति निरस्त की जाए। दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि उस वन स्वीकृति को निरस्त नहीं किया गया, बल्कि फोर्स लगा के पेड़ों की कटाई की गई। दूसरा सवाल कि हसदेव की जैव विविधता का अध्ययन करने वाली जो संस्था है, जो केंद्र का उपक्रम है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, उसने बहुत साफ तौर पे ये लिखा है कि यदि खनन होगा तो रेहन से लेके हसदेव नदी खत्म हो जाएंगी और जो मानव हाथी संघर्ष वो इतना व्यापक होगा
कि ये कभी भविष्य में संभाला नहीं जा सकता। उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। तीसरा जो बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का संकल्प, जिसमें 90 विधायकों ने ये कहा था, प्रस्ताव किया था कि हसदेव के सारे कोल ब्लॉक को निरस्त किया जाए, लेकिन उस संकल्प को भी तो आप देखेंगे कि जो संवैधानिक प्रावधान है जो आदिवासी ग्राम सभाओं को मिले हैं, आपने उनको नज़रअंदाज किया। संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है विधानसभा, उसके संकल्प को भी आपने नज़रअंदाज किया। जो इस देश के वैज्ञानिक अध्ययन जो संस्थान है जिन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन करके कहा कि हसदेव को वापस नोगो बना दिया जाए, आपने उस साइंटिफिक रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज किया। और ये सारा क्यों किया जा रहा है, वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए। और इसी बात की लड़ाई है जो हसदेव के लोग लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने गांव या कुछ पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई संपूर्ण हसदेव और पूरे छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि जो ये जंगल है ये मध्य भारत के सबसे समृद्ध जंगल हैं, मध्य भारत के फेफड़े हैं। और इसीलिए आज का जो आंदोलन है वो इसी दिशा में आगे है। हसदेव के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन सरगुजा के नागरिक हैं, पूरे सरगुजा से लोग आए हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया है, हसदेव का विनाश बहुत हो गया, हसदेव का विनाश अब नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और उसी की कड़ी में आंदोलन की शुरुआत है, जो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक होगा और मजबूत होगा। मैं आपका भाषण सुन रहा था, अभी जब आपका भाषण चल रहा था तो आपने एक पॉइंट ये बताया कि जो वहाँ पे सबसे पहली जो इजाज़त मिली खनन करने की वो परसा ईस्ट केते बासन को मिली, और परसा एक्सटेंशन या केते एक्सटेंशन जो है वो मतलब देखा जा रहा है कि उसी का मतलब अगला पार्ट होगा कि एक हिस्सा खोद लिया गया अगला। लेकिन आपने कहा कि नहीं, दरअसल में वो पूरी की पूरी नई परियोजना है। तो आप माने क्या एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ग्राम सभा तो हुई ही फर्जी, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी और फिर तीसरी भी जो बाकी हो रहा है वो भी फर्जी थी? हसदेव के अंदर खदानों को लेके कंफ्यूज किया जाता है। पलसा ईस्ट केते वासन, पलसा केते एक्सटेंशन लगातार ये प्रचालित किया जा रहा है। ये तो उसी खदान को आगे बढ़ाया जा रहा है, पुरानी स्वीकृति है। हम बार बार इस चीज को साफ कर रहे हैं कि हसदेव में 3 खदानें राजस्थान को, और कानूनन देखा जाए तो 4 खदानें हैं। पलसा ईस्ट केते वासन 2 खदान है, ज्वाइंट्री दी गई थी जिसका प्रथम चरण हो गया, सेकंड फेज आगे बढ़ा। पलसा कोल ब्लॉक नए अलग कोल ब्लॉक है जिसमें हरियलपुर और फतेहपुर गांव जड़ना है, और केते एक्सटेंशन जो 1700 हेक्टेयर की खदान है। तो ये तीनों अलग अलग कोल ब्लॉक हैं, और तीनों कोल ब्लॉक की जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो पर्यावरणीय स्वीकृति हो, चाहे वो वन स्वीकृति की प्रक्रिया हो, इन तीनों की खदानों की प्रक्रियाएं जो हैं वो गलत तरीके से, गलत जानकारी के आधार पे, सिर्फ ग्राम सभा का मामला नहीं है। पलसा कोल ब्लॉक की स्वीकृति कैसे ली गई, ये बताते हुए कि लेमलू हाथी, यहाँ पे हाथी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, और जबकि वो खदान लेमलू हाथी रिजर्व के लगा हुआ है। केते एक्सटेंशन खदान का उदाहरण देख लीजिए कि जो रामगढ़ का पहाड़ है उसको 10 किलोमीटर से बाहर दिखाते हुए आप स्वीकृति लिए। तो झूठ बोल के, ग्राम सभाओं के फर्जी दस्तावेज बना के इन खदानों की स्वीकृति हासिल की गई है, और गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि नहीं तो ये तो पुरानी खदान है, आगे बढ़ रही है। पूर्ण रूप से गलत है। तीनों अलग खदान है, तीनों की अलग प्रक्रियाएं हैं, तीनों का भूमि अधिग्रहण अलग है, वन स्वीकृति अलग है, पर्यावरणीय स्वीकृति अलग है। जो अलग अलग तरह के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है या पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं, वो तो इस आंदोलन से जुड़े ही हैं। लेकिन अब जो है ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम नागरिक, इस क्षेत्र के जो आम नागरिक हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अब इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ अंबिकापुर के एक बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इस तरह का आंदोलन का समर्थन करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या खतरे आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो हसदेव का आंदोलन है और हसदेव का जो विनाश हो रहा है, आप ये समझ लीजिए इस जंगल को बनने के लिए हज़ारों साल लगे हैं। और ये जंगल सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, बल्कि सरगुजा संभाग का फेफड़ा कहा जाता है। आज यदि छत्तीसगढ़ में सरगुजा ठंडा प्रदेश क्षेत्र माना जाता है तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है ये हसदेव क्षेत्र है। ये बात को अंबिकापुर के नागरिक महसूस कर रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हसदेव के आदिवासियों की नहीं है, ये तमाम जो है सरगुजा संभाग वासियों की है। और इससे यदि हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जो हवा है,
यहाँ के जो विकास है चारों तरफ धूल धक्कड़ हो जाएगा। और आपको बता दें अंबिकापुर के चारों तरफ भी माइनिंग खोलने के प्रयास हो रहे हैं और ये यदि ये परिस्थिति को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये पूरा रेगिस्तान जैसा इलाका हो जाएगा जो एक हरियाली से भरा हुआ है। इसलिए अंबिकापुर के नागरिक काफ़ी चिंतित हैं और वो लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और वो आगे भी समर्थन करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। एक पर्यावरण की चिंताओं के अलावा एक रामगढ़ की जो पहाड़ी है उसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है और उस रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर लोगों को ये अंदेशा है कि ब्लास्टिंग जो हो रही है माइनिंग की वजह से उसका असर रामगढ़ की पहाड़ियों पे भी पड़ चुका है। हम लोगों ने, आपने शायद हमारी पुरानी रिपोर्ट देखी होगी, तो हम लोग खुद रामगढ़ की उस पहाड़ी पर बहुत मुश्किल चढ़ाई करके हम खुद ऊपर गए थे। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी का और राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों का, विधायकों का एक दल जो है वो रामगढ़ की पहाड़ियों पे पहुंचा था और उस दल ने ये कहा कि रामगढ़ की पहाड़ी पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी की धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसको भी लेकर के ये जो बीजेपी के दल का जो दौरा था उसके बारे में कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपकी जानकारी में ये बात है कि बीजेपी के कुछ लोग, शिवरतन शर्मा, मंत्री राजेश अग्रवाल, बीजेपी के या कांग्रेस से कहना निरर्थक है जी। कहना ये चाहता हूँ मैं कि कारपोरेट जो है, जिसके चेहरे अभी मिश्रा दानी हैं, वो इस कदर बलशाली हैं कि जिनको हमने चुन के विधायक बनाया, जिनको हमने चुन के सांसद बनाया, वो पंगु हो गए हैं। वो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। उन्होंने विधानसभा में जो पास किया उनके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। वो जो स्टेटमेंट देते हैं कि ये खदान पुरानी है और सब है, नया है, या रामगढ़ जो है वो उसके क्षेत्र में नहीं आएगा या आएगा, दोनों निरर्थक है। इसलिए कि रामगढ़ धार्मिक की अपेक्षा अधिक पुरातात्विक स्थल है और एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कही जाती है सीता बेंगरा। और उसकी चिंता उन नेताओं को नहीं है, कोई जानते ही नहीं कि पुरातत्व क्या होता है और हमारी ऐतिहासिक विरासत क्या है। वो केवल वोट बैंक के पीछे परेशान हैं, चंद टुकड़ों के पीछे परेशान हैं और पूरा पर्यावरण, सरगुजा अंचल, केवल हसदेव जंगल नहीं, पूरा सरगुजा का इलाका जिसमें झारखंड भी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा इलाका लगा हुआ है, पूरे जंगलों को खोद रहे हैं ये पूंजीपति, ये कारपोरेट घराने। सरगुजा का देख लीजिए आप, सरगुजा अंचल में 20-22 कॉलोनियाँ पहले से हैं। वहाँ की लोकल जनता को क्या मिला? या तो पेड़ का या गड्ढे मिले उनको। ये बाक्साइड निकाला इन्होंने मैन पार्ट में, मैन पार्ट के लोगों को बाक्साइड के नाम पे क्या मिला? केवल गड्ढे मिले और कुछ नहीं मिला। तो जैसे ठीक उस तरह से जैसे झारखंड से यूरेनियम निकालती है गवर्नमेंट, यूरेनियम लेती कौन है? सरकार लेती है। और यूरेनियम का पता नहीं क्या क्या करती है, बहुत कुछ करती होगी। लेकिन यूरेनियम का जो रेडिएशन है, जो उसकी बीमारी जो है, उसमें जो उससे रेडिएशन हो रहा है, तो वहाँ की जनता परेशान हो रही है। जनता से गवर्नमेंट को नहीं मतलब, नेताओं को नहीं मतलब, जनता से न कारपोरेट को मतलब, जनता से मतलब किसको है? उन लोगों को है जो उनका दर्द समझते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पेड़ों के नीचे रहते हैं, जिन्होंने जंगलों में रहना, जल जंगल जमीन कहा जाता है, उसके लिए उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे लोग, सरगुजा अंचल जो है सदियों से जंगल रहा है और पर्यावरण की रक्षा करता। अभी आपने कहा था कि हसदो जो है वो धड़कने हैं पर्यावरण के लिहाज से। वो धड़कने यदि ये कारपोरेट रहेंगे क्योंकि उनका लाभ लोभ होता है, और इस तरह के नेता रहेंगे जिनका होने का कोई अर्थ नहीं है, वो लोग रहेंगे, तो हसदो को हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बचाएंगे इसलिए कि हम जाग गए हैं, और जागे हुए को आप सुला नहीं सकते, जागे हुए को उसको बहला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते। तो जिस दिन सरगुजा जाग रहा है तो उसको रोकना संभव नहीं है। हम जीतेंगे और जीतेंगे, और हसदो से जाना पड़ेगा अदानी को, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन जाएगा। एक और बहुत ही सीनियर सिटीजन प्रीतपाल जी, आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इस उम्र में आप तख्ती लेकर के खड़े हैं, आपकी क्या चिंताएं हैं? आप तो लंबे समय से इसी इलाके में आप रह रहे हैं, आपको हसदेव को लेकर के आपकी चिंताएं क्या है?
ये सवाल सिर्फ आदिवासियों का तो है नहीं, ये सवाल है एक्चुअली में आम लोगों के स्वास्थ्य का, पर्यावरण का। जब वही चीज़ नहीं रहेगी, पशु पक्षी नहीं रहेंगे, हाथी नहीं रहेंगे। मैं इप्टा से संबंधित हूँ और मेरे यहाँ 35वें साल की जो हुई थी पेंटिंग प्रतियोगिता, वो स्कूल स्तर पर हुई थी। उसमें 2000 बच्चे थे। एक बच्चे ने बनाया था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके पीछे करीब 20 हाथी खड़े हैं और इधर लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई, कहाँ की बात है? बोले हंसदो की। एक बच्चे ने बताया था एक फौजी ड्रेस पहने हुए आदमी का दृश्य, जिसने पकड़ा हुआ था बंदूक और उसमें धाए धाए करके लिखा हुआ था, नीचे लिखा था लाल सलाम। अरे मैंने कहा यार तो गलत बात है भाई, हमारा उद्देश्य तो ऐसा कभी रहेगा नहीं। तो हम उसके घर गए, उसको समझाया बेटा ऐसे नहीं, हिंसा से नहीं, आपको जो करना है वो संगठन बनाइए, उससे उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। कुछ बच्चों ने ऐसा बनाया था पृथ्वी को कि एक तरफ जो जंगल कट रहे हैं और वहाँ बिल्कुल सूखा धरती है, सूखी धरती है, और दूसरी तरफ हरियाली है। ओके, ये बात हुई है। मतलब बच्चों तक में ये संदेश है कि भाई हंसदो में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पर्यावरण के बारे में और चिंता है, और वो बड़े होके देखिए क्या करते हैं। तो मेरा ये कहना कि भाई पानी हम पिएंगे तो मतलब बोतलों का, और सांस लेंगे तो ऑक्सीजन से, ये कोई तरीका नहीं है। हमारा जो इतना सुंदर जो छत्तीसगढ़ है उसको काट के इन्होंने बर्बाद कर दिया है, या बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बहुत चिंता है इस बात की। जैसा कि आप देख सकते हैं, समाज के अलग अलग वर्ग, चाहे वो आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, बच्चे हों, सबको हसदेव के भविष्य को लेकर, हसदेव नहीं, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इस पूरे इलाके, ये जो पूरा सरगुजा क्षेत्र है, उसके भविष्य को लेकर के सबको एक संशय सबको दिख रहा है। कुछ ग्रामीण युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, कहाँ से आए हो आप? मैं भड़गांव से हूँ। अच्छा, तो क्या कारण है, क्यों इस आज का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो? ये हसदेव जंगल को उजाड़ रहे हैं अदानी के द्वारा, और जो भी सरकार आदेश दी है केंद्र और राज्य के, इसके विरुद्ध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ आंदोलन कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का श्वसन अंग माना जाता है हसदेव जंगल को। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या चाह रहे हो आप लोग? सरकार तो अडानी जो है वो अपना काम कर रहा है, 10 सालों से हड़ताल हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, पदयात्रा निकाल रहे हो आप लोग रायपुर तक। उनका काम तो लेकिन चल रहा है। अब यहाँ धरना प्रदर्शन के बाद अब सारे लोगों को देखते हुए अब आक्रोश लेवल में ये आंदोलन जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बहुत ही विशाल आक्रोश आंदोलन होने होगा, कंफर्म होगा। जब तक ले अगर उन्हीं मानते तो अभी हम लोग सिर्फ सूचना दे रहे हैं, इसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं सूरजपुर ग्राम लाची से आया हूँ जी। मैं धरना प्रदर्शन में आया हूँ, हसदो बचाओ, जंगल बचाओ के विरोध में आया हूँ। और हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो पहाड़ के हैं, तो उसको बचाने के लिए मैं पूरा इच्छुक से, अपने मन से, अपने दिल से मैं चाहता हूँ अपने साथियों के बीच में कि सब ही प्रयास करें और अपने जंगल जमीन को बचाने की कोशिश करें, ये कहूँगा। तो आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, अभी सरकार के लोग वहाँ गए थे, मंत्री गए थे, विधायक गए थे, है ना, शिवरतन शर्मा गए थे, उनको बनाया गया था, उस जो भी समिति उन लोगों ने बनाई थी ये देखने के लिए कि क्या वाकई रामगढ़ पहाड़ पे खनन का कोई असर हो रहा है। तो उन लोगों ने तो साफ कह दिया है कि रामगढ़ की पहाड़ पे किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। तो उन लोग का राजपाट है, उन लोग को कहने से तो कुछ कह नहीं सकता। जो देखेंगे वो तो उन लोग को नज़र में दिख नहीं रहा है। जो हम लोग का है, जो देवी देवता हम लोग का जो धर्म स्थान है, उसको देखने में हम लोग को ही पता चलेगा कि हम क्या उखड़ा है क्या नहीं। उन लोग राशन शासन में चल रहे हैं, शासन द्वारा उन लोग को दिखेंगे, उनको फ़ायदा हो रहा है, क्या करेंगे? बचाना हमको है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बस जल जमीन जंगल को बचाने की प्रयास करें और हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। हमारे साथ गिरीश दुबे जी भी हैं। गिरीश जी लंबे समय से पर्यावरण और जंगल के बहुत सारे मुद्दों को लेकर के इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। गिरीश जी,
कुछ समय पहले भी हम लोगों की बात हुई थी, तो उस समय नदी को लेकर के आपने अपनी चिंताएं जाहिर की थी, लेकिन जमीन पे कुछ आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, पदयात्रा, जमीन पे उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। एक खदान खत्म हो गई जिसको 2028 में खत्म होना था, वो 2022 में खत्म हो गई। अब वो दूसरा और तीसरा उसकी तैयारी में लग रहे हैं। अब आगे आप लोगों को क्या दिख रहा है, क्या है हसदेव का भविष्य? ये सर हसदेव की भविष्य नहीं बात है, जितने यहाँ के आबादी है उन सभी के भविष्य पे संकट है और बहुत गलत असर पड़ रहा है। अगर हम इसको पर नहीं रोके तो एक बड़ी मानव सभ्यता का विनाश होने जा रहा है। मानव सभ्यता और साथ में अन्य जीव जंतु, वो सारी सभ्यताएं नष्ट होने जा रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार हम अंबिकापुर के अंदर में अपनी आंदोलन जो है वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, और हमारी पूरी प्रयास होगी कि आने वाले कुछ दिनों में हम पूरे सरगुजा संभाग में इस आंदोलन को विस्तार करेंगे और हम लोगों की ताकत के साथ में सरकार को जो निर्णय लिए हैं उसको वापस करने के लिए बाध्य करेंगे। तो जैसा कि हमने कई बार जिक्र किया कि इस आंदोलन को लेकर के समाज के अलग अलग वर्ग, विभिन्न आयु के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, वरिष्ठ, बुजुर्ग, बच्चे, और इसके साथ ही साथ महिलाओं में भी जो सरगुजा का भविष्य इस जंगल के कटने के बाद होने जा रहा है उसको लेकर के चिंता है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक जो थे प्रेमनगर के तुलेश्वर सिंह, उनकी बेटी, वो भी यहाँ इस हड़ताल को समर्थन देने के लिए आई हुई हैं। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं शशि सिंह हूँ जी। सरगुजा लोकसभा की प्रत्याशी भी रही हूँ कांग्रेस से, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए मैं आई नहीं हूँ। ये सामाजिक और हसदेव की लड़ाई को लड़ने के लिए हम आए हैं। आज जो प्रोग्राम रखा गया है, ये संगठित होकर हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हसदेव के आंदोलन को हम शुरुआत दे रहे हैं। आज हसदेव के जंगल जहाँ कहते से शुरू हुआ था, इसको हम अंबिकापुर तक लेकर आए हैं और ज़रूरत पड़े तो हम दिल्ली तक लेकर जाएंगे। आज ये आगाज़ है, मैं कहूँगी, हसदेव बचाने की शुरुआत है। सामने वाले जो हमारे हसदेव को नुकसान करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं, इसके लिए सिर्फ आदिवासी वर्ग ही नहीं, मुझे लगता है सारे सरगुजिया एकत्रित होने वाले बहुत जल्दी। मुझे ये बताइए, जब हमने ये बातचीत की शुरुआत की थी तो हमने कई बार यही बोला कि हसदेव का आंदोलन तो जब पहली बार 2013 के आसपास जब पहली बार परमिशन मिली तो विरोध तो लगातार तब से ही शुरू हो रहा है। लेकिन मैं जो भी मेरे से मिलता है तो मैं इस बात को ज़रूर पूछता हूँ कि 10-12 साल होने जा रहे हैं, विरोध कंटिन्यूसली चल रहा है। तो एक तरफ तो विरोध चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टिविटीज़ हैं, माइनिंग की एक्टिविटीज़ हैं, ब्लास्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं, वो भी कंटिन्यू चल रही हैं पैरेलली। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो रहा है शायद, जो रूलिंग पार्टी है उसने अपना एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें मिनिस्टर्स थे, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं वो थे, कुछ और लोग भी थे, उनको भेजा ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई माइनिंग का कोई असर रामगढ़ की पहाड़ी पे पड़ रहा है। स्थानीय लोग जो है या इस आंदोलन में जो शामिल लोग हैं, इवन मैं खुद गया था, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक गया था और हमने देखा, हमारे सामने एक पेड़ गिरा, हमने देखा वहाँ भूस्खलन बहुत तेज़ी से हो रहा था क्योंकि जब हम गए थे वहाँ बारिश हुई थी। तो एक तरफ तो ये आपका आंदोलन इस तरह का चल रहा है, आप पदयात्राएं निकाल रहे हैं, यहाँ से लोग रायपुर तक जा रहे हैं, लेकिन नतीजा उसका वो ज़ीरो है क्योंकि वो लोग अडानी अपना काम कर रहे हैं, माइनिंग हो रही है और कंटिन्यू हो रही है। एक माइन जिसको 2028 में ख़त्म होना था वो 2022 में ख़त्म हो गई। और अभी मैंने यही सुना कि जो परसा और जो केते एक्सटेंशन है वो दरअसल कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो नई खदानें हैं। तो इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि एक तरफ आंदोलन हो रहा है और दूसरी तरफ उनका काम जो है वो उसी रफ्तार से, बल्कि क्या कहें पहले से ज़्यादा रफ्तार से चल रहा है? देखिए, ये जो सरकार है आदिवासियों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझती है। वो सोचती है कि ये जो समाज है इनके पास ज़्यादा समझ नहीं है, इनको मूर्ख बना के हम हसदेव का जंगल को ख़त्म कर देंगे। जो राम पहाड़ पे वो चढ़कर जो उनकी कमेटी आई थी वो क्या दिखाना चाहते थे कि हम राम मंदिर को कुछ होने नहीं देंगे। बिल्कुल वो होने नहीं देंगे, लेकिन पूरा जंगल साफ कर देंगे, फिर राम मंदिर का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। ये इनकी सोची समझी
चाल है हसदेव को ख़त्म करने के लिए। यहाँ मंत्री पद भी दिया गया है, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं दिल्ली पे जाती आती रहती हूँ, मैंने सुना भी था। उनको पद सिर्फ इसलिए दिया गया है कि हसदेव के जंगल को ख़त्म करने में उनका सहयोग चाहिए। तो आप समझ सकते हैं राजेश जी के अलावा कई वरिष्ठ लोग थे, उनको ना बना के इनको बनाया। कारण इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। इन लोग बस जा रहे हैं वहाँ कि हम मंदिर बचा देंगे, मंदिर बच जाएगा, उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे अगर कोई तोड़ दिया तो कोई नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक आस्था का जगह है। लेकिन पूरा जंगल साफ करने का इनका पूरा विचार है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब एक होंगे और हम लड़ेंगे और इस हसदेव के जंगल को बचा के रहेंगे। तो विरोध के स्वर तो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। देखना ये है कि वो सरकार जो इतने लंबे समय से इस सारे मुद्दे को लेकर के जिसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और जिसने अपना कान भी बंद कर लिया है, उस सरकार तक ये आवाज़ें पहुंच पाती हैं या नहीं। मैं कपिल देव पेंकरा छत्तीसगढ़ किसान सभा का प्रदेश महासचिव हूं और आज जो ये हसदेव बचाओ संघर्ष समिति में इसका भी मैं मेंबर हूं। और ये हसदेव को जो जंगल कटाई हो रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ सब आए हुए हैं, सब एक संगठित हुए हैं। और जो अभी का सरकार थे वो वर्तमान की सरकार इस बार किसानों को तबाह कर दे रही है। यहाँ किसान रो रो के यूरिया का खरीदी किए हैं। जो 250 का यूरिया है उसको 1000-1200-1300 रुपया में खरीदी किए हैं किसान लोग इस बार। और सरकार एक तरफ कहती है कि हम किसानों की आय दोगुना कर रहे हैं। यहाँ तो किसान को लूटने के लिए पूरा सरकार लगी हुई है। अभी धान की मंडी में जो वहाँ जो खरीदी होता है धान खरीदी केंद्र में, वहाँ किसानों लोग के द्वारा भराई तोलाई किया जाता है, लेकिन किसान लोग को नहीं दिया जाता है। मैं कई गांव का दौरा किया हूँ, अभी हर गांव में देखा हूँ किसान लोग बता रहे हैं कि मेरे खाता से 60,000 रुपया पैसा कैसे निकल गया, मेरे को पता ही नहीं। ऐसा कई करोड़ का घोटाला हुआ यहाँ सरगुजा संभाग के अंदर में। हर गांव किसान सभा, हर किसान सभा में हर किसान के तहत मैं पूरा गांव का भी सर्वे करा रहा हूं। और जितना भी हमारे किसान सभा के साथी हैं, जो जन संगठन के लोग हैं, सबको मैंने पूरा गांव में किसानों का जो जायजा लेने के लिए है, हर गांव में किसान को संगठित करने का काम कर रहे हैं। और हसदेव जंगल के लिए भी हम लोग यहाँ पूरा आंदोलन करेंगे। यदि सरकार हमारे साथ जबरन संविधान के खिलाफ में जा रही है, जबरन फर्जी ग्राम सभा करके वो कर रही है, तो हमको भी संविधान के जो कानून के उसके खिलाफ में हमको मजबूर ना करे सरकार। नहीं तो आने वाला दिन में पूरा ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा कि सरकार को यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सरकार का तख्ता पलटने में किसान लोग को और यहाँ के आदिवासियों को समय नहीं लगेगा। अभी भी आदिवासी और किसान यहाँ अपना सब्र रखे हुए हैं। जिस दिन उन लोग का सब्र टूट गया उस दिन स्वतः से उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे सरकार को। नाम मेरा चयन सा है, जिला उपाध्यक्ष किसान सभा का। उस समय भी था, आज भी हूँ। इसके बाद में 300 किसानों का जमीन लिए और उस जमीन का बदले न नौकरी दे रहे थे न मुआवजा दे रहे थे। तो हम लोगों को डीसी चंदा सवेरिया बुलाया अपने ऑफिस भटगांव। वहाँ जाकर हम लोग बोले कि सर आपने बुलाए हैं तो हमारा क्या कहना चाहते हैं, कह के बताइए। तो बोला हम कुछ नहीं बुलाएंगे और न कुछ देंगे, ना जमीन का मुआवजा देंगे ना तेरे को नौकरी देंगे, ये जमीन सरकार का है। मैं बोला ठीक है सरकार का है, तो सरकार से तुमने सहमति पेपर में दस्तखत ले लो, हमसे खसरा विमन का नकल में दस्तखत क्यों ले रहे हो। तो बोला नहीं, ये तुम्हारा जमीन है ही नहीं है, तुम तो केवल वहाँ बटैया में कमाते खाते हो। इस तरह से वो बात किया। तो लास्ट में उसको मैं 2-3 तमाचा उसको चिम्मन के बाहर आया तो दिया था। इसके बाद 506 भी बना, 107-17 बना, 107-16 बना और 9 साल तक पटरिया मजिस्ट्रेट कोर्ट में सूरजपुर जज अदालत में मेरा केस चला। और उसके बाद भी मोहम्मद इस्माइल आया गृह मंत्री। नहीं तो आपने कलेक्टर को झापड़ मारा जो नहीं, जो कलेक्टर नहीं, डीसी चंदा सवेरिया। अच्छा, सवेरिया कलेक्टर नहीं, सवेरिया को भटगांव में। अच्छा, भटगांव में। तो वो जिला प्रशासन के थे कि नहीं, वो कंपनी का था। अच्छा, कंपनी का था, ACCL कंपनी का था। अच्छा, डीसी चंदा सवेरिया जी, है ना। तो उसके बाद फिर कैसे, मैंने क्या, तो उसके लिए क्या जेल भी हुई आपको? हाँ, मेरे को जेल में रहना पड़ा। जेल में 7 दिन का सजाए किया था पटरिया मजिस्ट्रेट साहब। तो उसका नकल लेकर मैं अंबिकापुर जिला सेशन में अपील कर दिए तो 7 दिन का मुक्ति हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मोहम्मद इस्माइल गृह मंत्री पश्चिम बंगाल कराया, आपका शांति रंजन घटक आया, सुनील बसु राय आया। तो इन लोग सब कलेक्टर से मिले, जेल में गए, सब जगह गए, तो इनको किसी को कोई कुछ होने नहीं पाया। 21 तो किसान लास्ट में जेल गया था, उनको भी छोड़ाया। और 7 लीडर जो है 7 महीना जेल में था।
और वहाँ से वापस आने के बाद 25 दिन कोयला खदान बंद किया और 25 दिन में 5-6 खदान 3-4 खदान छोटी छोटी बच्चा लेके मोहित राम का पत्नी वो खड़ा हो गया, बैठ गया रेल का पटरी में, तब वो 300 आदमी को नौकरी मिला। अब यहीं तक। और जमीन का मुआवजा भी मिला? हाँ, जमीन का मुआवजा भी मिला और नौकरी भी मिला। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी, कंपनी का नौकरी, सरकारी ने कंपनी का नौकरी। हाँ, तो SCCL का नौकरी तो हाँ, सरकारी ही होता है। हाँ, तो वो कंपनी में नौकरी मिला 300 व्यक्ति को, जबकि 25 दिन कोयला खदान बंद किए। इसलिए तो बिना संघर्ष का, बिना लड़ाई का कोई काम समस्या हल नहीं होता है। सीधा अंगली से घी नहीं निकलता है। टेढ़ा कीजिए तो बिल्कुल निकलेगा कि इतना घड़ा भरा है चाहे कम है, लेकिन टेढ़ा करने से अभी हसदेव वाले में हाँ, हसदेव वाले में उंगली टेढ़ा करेंगे? अगर हसदेव वाले में पूरा आदिवासी भाई हम लोग का जाग जाए तो हसदेव में तो हम लोग चंद मिनट में टेढ़ा कर लेंगे, चंद मिनट में। कलेक्टर साहब दौड़ के वहीं जाएंगे, SP साहब दौड़ के वहीं जाएंगे, जितने अधिकारी हो सब पहुंच जाएंगे और हंसतो जंगल जो कटाई बंद हो जाएगा। अदानी को तो मिट्टी का नीचे अदल देंगे, अदानी और अंबानी दोनों नहीं रह जाएंगे यहाँ। पहला हम लोगों का सरकार का जो चौकीदारी था वो चौकीदारी पूरा नहीं किया। वो कैसा चौकीदार है, हमको चौकीदार बदलना होगा। तो आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों में किस कदर गुस्सा है, किस कदर नाराजगी है। वो लोग अडानी और अंबानी के खिलाफ तो है ही हैं, लेकिन ये गुस्सा कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा रिजीम है, उसके खिलाफ भी अपने पूरे उबाल पर है। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति का जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए, इसको अपना समर्थन देने के लिए झारखंड से सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार जी भी आए हुए हैं। शैलेंद्र जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह इतने विरोध के बाद, इतने जन विरोध के बाद, जब इतने व्यापक पैमाने पे जंगलों की कटाई होती है और इस तरह की माइनिंग की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो उनकी क्या चिंताएं हैं, क्या महसूस करते हैं शैलेंद्र जी जब सारे विरोध को दरकिनार करके हजारों मशीनें एक साथ लगा करके पेड़ों की कटाई की जा रही है और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? तो आपकी चिंताएं क्या हैं इस पूरे समाज को और इस पूरे विषय को लेकर? ऐसा नहीं था कि पहले के ज़माने में सब कुछ बहुत दुरुस्त था और एक आइडियल स्थिति थी, लेकिन हम लोग मिनिमम इथिक्स का पालन करते थे और मोटा मोटी तौर पे उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ कानून बने हुए थे। और उन कानूनों के उल्लंघन के बाद जनता जब सड़क पे निकलती थी तो सत्ता के पास थोड़ा बहुत लोक लिहाज हुआ करता था और वो अपने को विड्रॉ करती थी। लेकिन इधर 14-15 सालों में हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, यानी सरकार के सहयोग से, सरकार और सत्ता के सहमेल से एक जो अनहोली अलायंस बना है, इस अनहोली अलायंस ने सार तत्व में समझिए कि ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है और ना ही ये देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोशिश है। पुराने ज़माने में जैसे जमींदार लोगों के ज़मीन पे कब्जा किया करते थे अपने लठैतों के जरिए से और उनके पास उनके बराहिल हुआ करते थे, ठीक उसी तरीके से आज अडानी और अंबानी की बराहिल बन के सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है और इस युद्ध में वो साधारण जो है से युद्ध नियमों का पालन भी नहीं कर रही है। पहले युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले युद्ध में होता था कि युद्ध जब होगा तो नागरिक ठिकानों पे हमला नहीं होगा, रात में जैसे कोई चोर की तरह नहीं घुसेगा। तो ये तमाम तरह के उसके इथिक्स बने हुए थे, उसके कानून बने हुए थे। आज जैसे उन तमाम कानूनों का उल्लंघन करके सीधी तौर पे देश के संसाधनों की ये लूट है। हम तो भानु जी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इनकी वजह से मुझको इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। असल में इतिहास के रंगमंच पे अभी जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई चल रहा है वो महत्वपूर्ण लड़ाई यही है। दुनिया के मुल्कों की जनता के खिलाफ इसी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोगों ने उनको जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल कर दिया और मनुष्य की करुणा ने उनका एक बार भी आह्वान नहीं किया, इसीलिए कि ना उनके पास सांस्कृतिक चेतना थी, ना ही उनके पास किसी तरह का नैतिक बल था। तो आज जो है ये हिस्ट्री का कोर इशू बन गया है। कोर इशू दो मामले में बन गया है। न सिर्फ यह विकास का प्रश्न है, बल्कि एक प्रजाति के रूप में धरती पे हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, कि हमारी हवस, हमारी लालसा, हमारी अनंत भोग की इच्छा इस धरती को नष्ट कर देगी।
बहुत सारे लोग समझदार नहीं हैं और इसी वजह से वो कभी कभी उन चालाकियों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक जो एकदम लूट का जो साम्राज्य चल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ हसदेव से पहले नियामगिरी में लड़ाई चली, उससे पहले जैसे आपने देखा कि गोड्डा के अंदर किस तरीके से अडानी की लूट चली, अब वो हसदेव में आए हैं। अरे भाई कहो तो कितना जंगल दे दें तुमको? 1 लाख पेड़ से तुम्हारा पेट भर जाएगा? 10 लाख पेड़ से पेट भर जाएगा? 20 लाख पेड़ से पेट भर जाएगा? नहीं, उनका पेट नहीं भरेगा। अभी हसदेव में जो चल रहा है सो चल रहा है। अब बिहार के अंदर 10 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी है। तो धरती को जिस तरीके से बंजर और वीरान बना के हमारे पुरखों की संपत्ति का लूट हो रहा है, उसमें विद्रोह एकमात्र विकल्प है। विद्रोह का रास्ता गांधी का रास्ता हो तो बेहतर हो, लेकिन लड़ाइयों का रास्ता कैसा होगा ये जनता नहीं निर्धारित करती है। जनता जुलूस निकाले, प्रदर्शन करे और आप उसको मान जाइए तो जनता जनतांत्रिक तरीके से लड़ती है। लेकिन जब इनका कोई उत्तर नहीं आता है और आप बिना केस चलाए उनको देशद्रोही घोषित करके जेलों के अंदर बंद कर देते हैं तो फिर विद्रोह होता है। और वो विद्रोह जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भूकंप जब आता है तो बड़े बड़े मकान गिरते हैं, लेकिन अगर धरती के नीचे लावा खोल रहा हो तो भला ये कौन दावा कर सकता है कि धरती के नीचे ये खोलता हुआ लावा कोई जैसे भूकंप नहीं लाएगा। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा भूकंप ना आए जिसमें बड़े पैमाने का नुकसान हो, लेकिन ये हमारी इच्छा और अनिच्छा का सवाल नहीं है। वो जो सरकार है वो जिस तरीके से अपने क्रोनी कैपिटलिस्टों के मदद से इसको जीत रही है वो चिंता का विषय है, और इसी चिंता से हम लोग सब आतुर हैं। और जो विकास का एक नया मॉडल चला है, जिस मॉडल में अनंत भोग की लालसा है, ज़रूरत को तो पूरा किया जा सकता है और उसको पूरा होना भी चाहिए, लेकिन आपकी लालसा और आपके हवस का कोई जवाब नहीं है। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है ये उसी अनंत भोग की लालसा और लूट पे आधारित है, और उस लूट से कमाए गए पैसे के जरिए से वो सरकार खरीदते हैं। सरकार खरीदने से मेरा आशय क्या है? मेरा आशय ये है कि जैसे आप कहते हैं यही है राइट चॉइस बेबी, हम लोग सब बेबी हैं, और जैसे घटाघट पेप्सी पीजिए और पी के जेंटलमैन हो जाइए, वैसे ही हिंदुस्तान के बेबीज को बताया गया कि यही राइट चॉइस है इलेक्शन में, इसको राइट चॉइस को टिक करो तो आपको जैसे पाकिस्तानी मुंडी हिंदुस्तान के सड़क पे लुढ़कता दिखाई पड़ेगा। इस राइट चॉइस को टिक करो तो देखो कि तुमको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। लेकिन बेबीज ने इस राइट चॉइस को टिक किया और बदले में उसको कुछ नहीं मिला। तो लोग ये जब कहते हैं कि सरकारें जो हैं वो स्वतंत्र और स्वायत्त होती हैं, तो इस दौर में ये आप घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये सरकार न स्वतंत्र है न स्वायत्त है। जैसे वो लहर पेप्सी बनाते हैं, जैसे वो जैसे चिप्स का पैकेट बनाते हैं, वैसे ही इस देश ने पहली दफ़ा इस देश के कारपोरेट हाउस ने एक अपना पॉलिटिकल प्रोड्यूस लॉन्च किया और उस पॉलिटिकल प्रोड्यूस को इंडियन मार्केट में बेच दिया। और उस पॉलिटिकल प्रोड्यूस के बेचने से उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनको हवाई जहाज़ मिला, उनको नदियाँ मिली, उनको जंगल मिला, सब कुछ लूट लेने की जो तैयारी है। इसीलिए अभी सत्ता के शक्ति के संचालन का सूत्र किसी 56 इंच के छाती के अंदर नहीं है। शक्ति और सत्ता का स्रोत जो है अडानी और अंबानी के यहाँ छुपा हुआ है, और उस शक्ति के और सत्ता के स्रोत को बिना चुनौती दिए एक मुक्त हिंदुस्तान, जिसमें आज़ादी के दौर में जान देने वाले लोगों ने समता और स्वतंत्रता और न्याय का जो स्वप्न देखा था और संपत्ति के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, बराबर संपत्ति के वितरण की जो बात की थी, वो सारे नियम और कानून जैसे ताक पे रख दिए गए हैं और पूरा हिंदुस्तान जैसे अडानी और अंबानी की बपौती बन रही है। और जनता की लड़ाई और जनता का यह प्रतिरोध एकमात्र संभावना है जिसमें हम आज़ादी के सपने की और भारत के अवधारणा की रक्षा कर सकेंगे। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। शैलेंद्र जी की बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हसदेव में जो जैसा कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, संविधान, कानून, पेशा एक्ट और 5वीं अनुसूची सबको हाशिए पर डाल दिया गया, तो लोगों में नाराजगी तो बहुत है। इस सारे मामले के बहुत सारे तकनीकी पहलू भी हैं। मेरे साथ इस वक्त पूर्व विधायक, अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और हसदेव बचाओ संघर्ष समिति जो बनी है उसके संयोजक भानु प्रताप सिंह जी भी हैं।
भानु जी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने भाषण में सुन ली, बहुत सारी बातें और लोगों से जब हम लोगों ने इंटरव्यू को पता चला। मुझे ये बताइए कि व्यक्तिगत तौर पे आदिवासियों पे व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि एक मुद्दा जो चिंता सिदार का था वो स्टोरी हम लोगों ने आपके साथ जा कर के ही की थी, तो जैसे चिंता सिदार का एक व्यक्तिगत असर हुआ, एक मैं सुन रहा हूँ, हालांकि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, तो एक आम शहरी के लिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैंने अभी ये सुना कि अगर गांव उजड़ जाता है तो जो आदिवासी है उसको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत तकलीफ होती है। इसको कैसे समझाएंगे कि एक आम आदमी भी समझ ले कि अगर जंगल किसी का कट गया तो जंगल का उसकी जाति से क्या लेना देना है? देखिए, जंगल से कटने का जाति से सवाल ये है कि हम आदिवासियों की बसाहट जंगलों में होती है और जल जंगल ज़मीन से हमारा जुड़ाव है। जिस जंगल में हम रहते हैं वो जंगल हमारे लिए हमारा एक तरह से बैंक है। हमको शादी ब्याह मरनी हरनी जीवन यापन सारी चीज़ों के हमारे कृषि औजार सारी चीज़ें हमको वहीं से मिलता है। हमने जंगल को कभी ज़रूरत से ज़्यादा हमने उससे लिया नहीं, और लिया तो उसका संरक्षण भी किया। मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ कि मैं जनरल व्यक्ति हूँ, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। उनके सामने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए हमारा कहना था कि सरकार ने जो ज़मीनों से जिनको उजाड़ा है, पुनर्वास नीति के तहत उनको आप बसाइए और आगे के जंगल की कटाई आपको बंद करनी चाहिए। पुनर्वास नीति का आशय ये होता है कि जो मेरे दादा पुरखा के ज़मीन में जो स्वरूप लिखा हुआ था, जो अभिलेख में लिखा हुआ था, आप हमको बसाइए, हमको पैसा मत दीजिए, हमको ज़मीन दे करके हमको बसाइए और उस स्वरूप को उसमें परिवर्तित करके हमारी जाति को आप सुरक्षित करिए। ये है। तो आज जो एक दिवसीय धरना था आप लोगों का, आपको लगता है कि सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या आगे अब आप लोग आगे की क्या रणनीति होगी? आज का तो धरना हो गया। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अभी तक तो हमारे साथी ने बताया कि पूर्व में सरकारों में एक लोक लाज होती थी। अगर हमने आंदोलन किया है तो हमारे आंदोलन पे, हमारी मांग पे, हमारे बातों पर उसमें मनन चिंतन होता था और सरकारें उस पर मानती थी और पीछे हट करके हमको हमारे हक को दिलाने के लिए बात करती थी। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार चुनी हुई सरकार तो है, जनता ने उनको चुना जरूर है, लेकिन वो सरकार कोई और चला रहा है। मैंने बताया ना अपनी भाषण में कि इस हसदेव में जो 74% हिस्सेदारी अडानी का है और 26% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है। अब कैसी मालिकाना आप बता दीजिए। मालिक का 26% और जो उसमें काम करने वाला व्यक्ति है वो 74% है, कैसे होगा? तो आज तो सरकार के ऊपर उसके पीछे कौन है, उसको चला कौन रहा है, इस बात की चिंता है। सारे हमारे दावे और सारा मांग हमारा जायज़ है और हम एक दिवसीय धरना आज यहाँ पर इसलिए दिए हैं। 15 साल में पहली बार हसदेव के लोग उठ करके इस संभाग मुख्यालय तक आए और इस संभाग मुख्यालय आने में सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं रहे, अगल बगल के राज्य के लोग भी आकर के उन्होंने समर्थन दिया है। हमने चेता दिया है कि आप 15 दिवस में हमारी बात को मानिए और जो गैर कानूनी हुआ है, जो 420 हुई है, कूट रचना हुआ है, उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ और कूट रचना करवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके खदान का खुदाई का काम रोक दिया जाए, और नहीं रोकेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, तरह तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने बहुत सारे बुजुर्गों से बात की, तो अगर इनके आरोप सच हैं, अगर ये तथ्य है कि फर्जी ग्राम सभाएं हुई हैं, पुलिस को खड़ा करके जंगलों की कटाई की गई है, तो आप देख सकते हैं कि सरकार और कॉरपोरेट का गठजोड़ जब जनहित के आखेट पे निकलता है तो उसका नतीजा क्या होता है। कैमरामैन भीष्म के साथ राघवेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना खबर।